नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। हरियाणा में कोरोना के कुछ जिले रेड जोन में बना दिए गए हैं, रेड जोन घोषित कर दिए गए हैं। दिन में साउथ हरियाणा की अगर बात करें, एनसीआर के साथ लगते फरीदाबाद, पलवल, नूंह और मेवात की अगर बात करें, ये जो जिले हैं, पलवल जिला, वहां पर रेड जोन घोषित कर दिया गया है। वहां पे एक विधानसभा क्षेत्र है पृथला। उनके विधायक हमारे साथ हैं, पृथला से विधायक नैनपाल रावत। उनसे बातचीत कर लेते हैं। नैनपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार। नैनपाल जी, आपके आसपास के सारे जिले जो हैं, 4 जिले रेड जोन घोषित कर दिए गए हैं। क्या डर जो है वो थोड़ा और बढ़ा है? हाँ, हमारे यहाँ के 4 जिले जो दक्षिणी हरियाणा के हैं, वो 4 जिले रेड ज़ोन घोषित किए हैं जहाँ और ख़ास तौर पे फरीदाबाद, पलवल, मेवात, गुड़गाँव ये सभी जिले रेड ज़ोन में हैं कोरोना की वजह से। हम्म। और डर की बात जहाँ तक है कि जब से ये तबलीगी जमात के लोग जो मरकज़ से हज़रत निज़ामुद्दीन के यहाँ से जो गए हैं और हम्म। वो ख़ास तौर पे मेवात में भी आए हैं हम्म। और फरीदाबाद के बड़कल विधानसभा में ख़ास तौर पे मैं कहूँ कि बड़कल गाँव में जो आए हैं, तो हम्म। उनकी वजह से कुछ माहौल थोड़ा-सा ज़्यादा खराब हुआ है। जी। बाकी जहाँ तक मेरी विधानसभा का सवाल है, परमपिता परमात्मा की कृपा से कोरोना का एक भी मरीज़ अभी तक मेरे जो ना क्षेत्र में नहीं है और हम्म। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार की घोषणाओं का अनुसरण करते हुए, केंद्र सरकार के आदेशों का अनुसरण करते हुए, राज्य के माननीय मनोहर लाल जी की सरकार का अनुसरण करते हुए, हमारे विधानसभा के लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात कोरोना को लेकर के बरती है। तो हम्म। उसका भी एक कारण है कि हम लोग इसकी चपेट में नहीं आ पाए। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, आप चपेट में नहीं आ पाए। आपके विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांव हैं, अजावटी, मांदकोल गांव, जहां पे लोग लठ लेकर खड़े हो गए। एक तो मैं ये जानना चाहूंगा, आप लोगों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उनको क्या कुछ मदद जो है वो दी गई है, और दूसरा, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि वो लठ लेकर ठीकरी पहरा देना शुरू कर दिया उन्होंने? देखिए क्षेत्र के मोस्टली गाँवों में मैं समझता हूँ कि 99% गाँवों में या 100% गाँवों में इस प्रकार का पहरा अभी भी चल रहा है। हम्म। कई जगह से मुझे फ़ोन आए कि जी ये दिक्कत आ रही है, वहाँ पे लकड़ लगा दिया है, रस्सी बाँध दी है। तो हम्म। मैंने उनको खुलवाने की बजाय उनको उल्टा सपोर्ट किया। इसी हम्म। प्रकार पुलिस भी उनको सपोर्ट कर रही है। जी। और उन लोगों का एक ही मानना है कि जो कोई भी बाहर का व्यक्ति जो बगैर हम्म। बताए कहीं मान लीजिए अगर मैं 5 दिन बाहर रहा हूँ जी। दिल्ली में रहा हूँ, चंडीगढ़ रहा हूँ या आउट ऑफ कंट्री रहा हूँ। हम्म। तो जब मैं गाँव में जाता हूँ तो इस बात की मुझे जानकारी देनी पड़ती है कि भई मैं इतने दिन कहाँ रहा और उसके बाद कहीं मेरे अंदर कोई बीमारी ना हो और इसलिए मुझे जाँच के लिए पहले भेजा जाए तब गाँव में एंट्री दी जाए। तो जी। गाँवों के लोगों ने अपने आप खुद पहल करके हम्म। ठीकरी पहरे भी लगाए और जब अभी हम दौरे पे गए थे 5, 7, 10 गाँव का दौरा किया था हमने प्रशासन के लोगों के साथ, अधिकारियों हम्म। के साथ, तो बाकायदा रस्सियाँ लगा के और कुर्सियाँ डालकर एक डिस्टेंस बना करके जो लोग बैठे थे हम्म। रखवाली के लिए, मतलब आप ये मानो कि कोई अपनी फसल की इस प्रकार से रखवाली नहीं करता, उससे ज़्यादा रखवाली इस समय कोरोना से लोग जो है ना गाँव में अपने आप स्वतः कर रहे हैं। बिल्कुल, फसल की आपने बात की। हरियाणा वेयर हाउस निगम आपके पास है, चेयरमैन हैं आप। अ, गेहूं की खरीद को लेकर किस तरीके की प्लानिंग है? क्या कुछ आश्वस्त आपने किसानों को किया है? और क्या कुछ जिम्मेदारी जो है सरकार की तरफ से अब स्पेशली लॉकडाउन के दौरान गेहूं की खरीद को लेकर दी गई है? देखिए माननीय मनोहर लाल जी की जो प्रदेश सरकार है, हम्म। वो और हम सब इस हम्म। खरीद को लेकर, किसानों को लेकर बहुत विशेष चिंतित भी हैं और उसके लिए बहुत विशेष प्रबंध करने के लिए प्रयासरत भी हैं। जी। जैसे पीछे जो अभी मस्टर्ड का जो सरसों की खरीद जब पिछली बार की थी, तो केवल 7 मंडियों में गेहूँ की खरीद हुई थी हम्म। और अब जो हमने कल से जो सरसों खरीदी है, खरीद शुरू की है, तो हम्म। उसके लिए किसानों को जो ज़्यादा इकट्ठे ना हो, एक मंडी में भीड़ ना हो, एक हम्म। प्रॉपर टैक्स किसानों में बना रहे हम्म। कोरोना को लेकर। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने 143 मंडियों में सरसों की जो है ना खरीद शुरू कराई है। हम्म। इसी के साथ-साथ जहाँ अभी सभी मंडियों की बात करूँ गेहूँ की खरीद को लेकर, हम्म। तो उसमें भी एक चार्ट तैयार किया है, जिसमें अल्फ़ाबेटिकल या अन्य तरीके से 2 या 3 गाँवों के अनाज ही केवल 1 दिन में मंडी में जा पाएगा, जिससे जी। एक डिस्टेंस बना रहे।
अभी हुँ, मैं बात करूं, जैसे मोना मंडी का हमने प्रशासन के साथ दौरा किया, तो हुँ, वहां पे 100 से 200 केवल ट्राली खरीदने का प्रावधान बनाया था। लेकिन वो हुँ, बड़ी मंडी है, क्योंकि 100-200 ट्रॉली आने से 20 लाख टन 20 लाख टन जो अनाज तो वो पिछली बार इसमें लिया था, हुँ, 20 क्विंटल। तो हुँ, अब अगर 20 क्विंटल लिया था, तो अगर हम इस तरीके से चलते हैं, 100 या 150 ट्रॉली अगर हम उसमें खाली करते हैं किसान की, हुँ, तो ये हुँ, महीने में भी फसल जो है ना हम उनकी नहीं ले पाएंगे, इतने टाइम जी, में भी। तो उसका जब हमने देखा कि उसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसके साथ-साथ डीएफएससी के माध्यम से और यहाँ के डीसी साहब ने भी एक डीएफएससी को और अन्य मंडी जो सुपरवाइज़र हैं या मंडी के सेक्रेटरी हैं, उनको आदेश दिए कि उसके बाहर हुँ, कोई अगर आड़ती ज़िम्मेवारी के साथ बाहर परचेज़ करता है, तो बाहर भी काँटा लगा करके उसको हुँ, तुलवा करके बाहर अपना दे दिया जाएगा, और वो तोल हुँ, करके जब तक मंडी में वो गोडाउन तक अनाज पहुँचेगा, तो पूरी ज़िम्मेवारी आड़ती की रहेगी और किसी प्रकार का उसमें लॉस ना हो। जहाँ तक मेरे वेयरहाउस का सवाल है, हुँ, तो जितनी भी खरीद आप मान के चलिए कि 75 लाख मीट्रिक टन गेहूँ हमें पूरे हरियाणा में खरीदना है, एक आइडिया जी, है हुँ, इस पास खरीदना। तो उसमें 18% जो खरीद है, वो हमारा वेयरहाउस जो है ना करेगा उसको। जी, तो और जहाँ तक मस्टर्ड की बात है, मस्टर्ड जैसे 3 लाख टन है, तो हम और हैफेड या नेफेड उसमें 50-50 खरीदेंगे, डायरेक्ट किसान से खरीदेंगे। हुँ, ये नहीं कि कोई उसके द्वारा लेंगे हम किसी आढ़ती के द्वारा, डायरेक्ट जी, किसान से लेंगे ताकि किसान को परेशानी ना हो। और हुँ, 5 लाख टन जो ना अन्य है, वो भी हम जो ना जो कमर्शियल है, उस हुँ, पर्पज़ से लेंगे। तो आप मान के चलिए कि 8 लाख टन हम जो है ना सरसों भी खरीदने मस्टर्ड खरीदने के लिए जा रहे हैं, और उसका रख-रखाव भी खरीदारी से लेके रख-रखाव तक की ज़िम्मेवारी हमारी होगी। बिल्कुल ज़िम्मेदारी तब होगी सर जब आपके पास मंडी में आ जाएगी। एक आप लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर किसान कुछ दिन घर में फसल को रख लें, क्योंकि 100 ट्रॉली या 100 किसानों को आपने बोला है कि एक दिन में ही खरीदा जाएगा। जो बचे हुए किसान हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा ना इस तरीके से कि वो घर में रखें, क्योंकि कटाई तो अब शुरू हो चुकी है और लगभग फसल हर जगह पक चुकी है। तो इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलेंगे वो? आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और मैं भी स्वयं एक किसान का बेटा हूँ और आज भी हुँ, किसानी करता हूँ, मेरे परिवार किसानी करता है। हुँ, तो अब जो टाइम आ जाएगा फसल का, हुँ, अभी कटाई चल रही है, वो चाहे जो हाथ से कटाई होती है, वो जब कट जाएगी तो 2 दिन 3 दिन तक जब वो उसको इकट्ठा करके सुखाया जाता है, पाया जाएगा। वो साथ में निकलेगी। तो हुँ, बहुत कम, मतलब आप मान के चलो कि 2% 3% ही किसान ऐसे हैं जो अभी अपनी फसल को निकालने लगे हैं। मतलब हुँ, गेहूँ निकालने लगे हैं, कटाई नहीं, गेहूँ निकालने लगे हैं। और उसके बाद अभी जैसे 20 तारीख से सरकार ने निर्णय लिया खरीदने का, तो आज 16 तारीख हो गई है। मैं समझता हूँ कि समय पे ही हम ले ले पा रहे हैं, और इक्का-दुक्का किसान 2% 4% अगर उसको निकाल भी लेंगे, तो या हुँ, तो खेत में डालेंगे, क्योंकि उसको उठा के कई लोगों के पास ज़्यादा फसल है, तो उसको हुँ। उठा के संभव नहीं है कि वो पहले घर में भरे, फिर उसके बाद मंडी पहुँचाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ, तो वो और गाँव में हर किसी के पास इतनी ट्रॉली भी नहीं होती कि वो ट्रॉली में रख ले और खड़ा अपना गाँव में रखे। जैसे हम पहले भी करते थे, जब हम पहले अनाज निकालते थे, तो कई-कई महीने तक हमें अनाज निकालना पड़ता था। हुँ, छूट कम सामान होने की वजह से, कम हुँ, साधन होने की वजह से, तो 2-2 3-3 महीने, कई बार तो बरसात में उपज जाती थी फसलें दोबारा जी। से, तो उपज हुँ, जाता था। लेकिन अब ऐसे हालात नहीं है। हुँ, जब कहीं से हमें इस तरह की जानकारी मिलती है कि भई हमारा गेहूँ की कटाई हो गई है और वो निकाल के मंडी ले जाना है, तो हमने भी उनको यही सजेस्ट किया कि भई इसको इकट्ठा जहाँ आप निकाल रहे हो, उसी जगह नीचे कपड़ा डालकर उसको इकट्ठा कर लें, और उसमें से सबसे अच्छी बात ये होगी जो उसमें मॉइस्चराइज़ है 12% या 15% का, वो भी हुँ, किसान को फिर दिक्कत नहीं आएगी, 2 दिन में वो ठीक हो जाएगा, 2 दिन में, 3 दिन में। तो हुँ, ऐसी कोई समस्या मैं नहीं समझता अभी किसान के लिए है, और जो पीक टाइम होगा, वो 20 हुँ, के बाद किसान का होगा। मेरे यहाँ की तो ये जो ना व्यवस्था है। जी। एक आपने कहा कि गेहूँ की खरीद में किसी तरीके की कोताही नहीं बरती जाएगी, कोई लापरवाही नहीं होगी, कोरोना चल रहा है, सोशल जी, डिस्टेंसिंग की बात आप लगातार कर रहे हैं। जी, जी। प्रशासन को क्या कुछ हिदायत आप लोगों की तरफ से दी गई है कि किसान मंडी में आता है, उसके लिए आपने ये करना, ये व्यवस्था करनी है? क्या कुछ व्यवस्था आप लोगों की तरफ से निर्देश दिए गए हैं? इसके लिए 2 बातें थी कि कोताही का 2 तरह से मतलब था। एक हुँ, तो हमारी सरकार ने ये जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इस पे हुँ, रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था की थी, और हुँ, अभी मैं समझता हूँ कि 60-70% ही जो लोग इसको जो है ना वो करने में कामयाब हुए हैं। जो हुँ, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जो ना इन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं।
तो कहीं न कहीं जिनके नहीं भी हैं, देखिए पहले प्राथमिकता तो यही रहेगी कि जिन्होंने अपने रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, उनका गेहूँ तो हमें लेना अनिवार्य है ही है। लेकिन इसके साथ-साथ जो किसान रह भी गए हैं, किसी वजह से उनकी गिरदावरी नहीं हुई है या वो ब्यौरा अपना नहीं दे पाए हैं, तो उनकी फसल भी लेना हमारी प्राथमिकता रहेगी, सरकार की प्राथमिकता रहेगी। दूसरा जो मंडियों में व्यवस्था की है कि एक तो बाहर बाकायदा बोर्ड लगा दिए गए हैं कि कोई भी किसान मुनादी भी हुई है अपने डीसी साहब के माध्यम से भी या अन्य प्रशासन के माध्यम से भी कि भई कोई भी ये तो एक कानून ही बन गया कि बगैर ये लगाए हुए मास्क लगाए हुए कोई व्यक्ति घर से निकल ही नहीं सकता। और दूसरा जो व्यक्ति आएगा भी मंडी में तो एक उचित दूरी, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखेगा। जो ट्रॉलियाँ हम खाली कराएँगे किसान की, वो भी इसी प्रकार से खाली कराएँगे। पूरे प्रशासन के साथ मंडियों का दौरा भी हम बीच-बीच में करेंगे, ऑलरेडी कर भी आए हैं। तो एक सोशल डिस्टेंस का ध्यान, एक जो जब एंट्री होगी तो वहाँ पे एक सैनिटाइज़ की मशीन जो जो आती है चेक करने के लिए, उससे भी बाकायदा किसान को चेक करा के अंदर भेजेंगे। और इसके साथ-साथ जो पुलिस की व्यवस्था भी हर मंडी पे पुलिस के माध्यम से की गई है, जिसमें 10 से 15 मुलाजिम हर मंडी में होंगे और एक-एक जो जिप्सी है वहाँ अंदर खड़ी होगी। वो इस सुविधा के लिए कि कोई इसका कानून तो नहीं तोड़ रहा है, सोशल डिस्टेंस का। 2 सवाल मेरे और हैं किसानों से लेकर गेहूँ की खरीद से लेकर। एक तो आपने कहा मास्क लगाए बिना कोई नहीं आएगा। क्या सरकार की तरफ से मास्क किसानों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं? दूसरा, कुछ जगह से खबरें आ रही हैं कि मंडियों में पीने का पानी तक भी नहीं है, किसानों को परेशानी हो रही है। इस पे क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। एक तो पानी के लिए टैंकर के साथ-साथ जो वाटर कूलर हैं, उसकी व्यवस्था भी मोस्टली मंडियों में हो चुकी है और अभी भी हमारी सरकार का तो यहाँ तक था कि बाकायदा सोलर सिस्टम लगा के किसानों के लिए रोकने की व्यवस्था भी एक बहुत अच्छी हो, पीने का पानी हो, इवन कैंटीन की व्यवस्था भी हमें करानी थी। क्योंकि अब हम लगभग महीने, डेढ़ महीने से इस कोरोना की चपेट में हैं, तो वो तैयारी तो हम इस समय नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पानी की व्यवस्था पूरी हर मंडी में मिलेगी और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा जाएगा। अभी आपने मास्क की बात कही, मास्क की भी हमारी कोशिश होगी कि मास्क भी मंडियों में एंटर करने से पहले हम किसान को अलग से दें और वैसे भी जागरूक है मतलब हमारे हरियाणा का जो इंसान है सभी लोग हैं, वो जागरूक हैं ऑलरेडी सभी ने और इतनी व्यवस्था तो सभी के पास है। बहुत सारी जगह तो प्रशासन के माध्यम से डॉक्टर के माध्यम से या तुम्हारा क्या नाम है ये जो आंगनवाड़ी वर्कर के माध्यम से वो मास्क जो है ना मोस्टली जगह पहुंचा दिए गए हैं और जो मास्क हैं वो अभी एडीसी के माध्यम से हाथ के बने मास्कों का भी जो है ना तैयार करा करके उनको भी वितरित मेरे यहाँ कराया गया है। तो मैं समझता हूँ बगैर मास्क के तो कोई आएगा नहीं। और इसके अलावा जो साफ किसान के पास तो एक सबसे बड़ा मास्क क्या उसकी जो तौलिया या स्वाफी होती है, वो स्वाफी या स्वाफा हमेशा किसान बाँधता ही है। और उसे दिन में 2-3 बार धोता भी है। तो किसान के पास तो ऑलरेडी एक अच्छा मास्क है, तो मास्क की मैं समझता हूँ कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और माननीय मनोहर लाल जी और पूरी सरकार पूरी तरह से इस मामले के गंभीर है कि भई किसान को किसी भी किस्म की समस्या ना हो और मैं समझता हूँ कि इतना उचित प्रबंध भी पहली बार ही किसी सरकार ने किया होगा कि किसानों के लिए अभी जैसे हमारे कृषि मंत्री थे वो भी मंडियों में गए हैं, अन्य विधायकगण भी गए हैं, हम भी गए हैं। तो इस बात पूरी तरह चौकन्ने हैं और केवल किसानों के नाम पे ही मैं महीने से 20 दिन में केवल 1 दिन किसानों के लिए निकला हूँ और आगे भी जब मुझे जाना पड़ेगा तो फसल के लिए ये क्योंकि ये एक इमरजेंसी काम मैं इसको मानता हूँ। किसान के लिए इससे बड़ा कोई समय नहीं होता, इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं होता। एक मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, मान लो किसान को किसी भी किसान को कोई दिक्कत हो रही है, क्या कोई हेल्पलाइन नंबर, कोई सहायता नंबर है कि वो वहाँ पे जाके बता दे या फिर कॉल करके आपको बता दे मुझे मंडी में ये दिक्कत हो रही है? हाँ, देखिए सभी मंडी के जो तुम्हारे सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, उनके नंबर सभी के हैं, डीएफएससी का नंबर है और इवन सभी के पास मेरी विधानसभा का कहूँ तो चाहे मेरा वो पक्ष का है, चाहे विपक्ष का है, सभी के पास मेरा नंबर है और जब ऐसी कोई बात होती है तो हम किसी का ये नहीं देखते कि कोई हमारा वोटर है या नहीं है। अब अभी जैसे हमने इसमें सूखा राशन की बात हुई, तो 1-2 संस्था ऐसी हैं जिन्होंने हमें सूखा राशन दिया और जैसे 500, 1000 इस प्रकार के बैग हमने 2-2, 3-3 दिन में लगातार 1-1 दिन छोड़ के भेजे हैं। उसमें क्या है कि जो मज़दूर थे, वो मज़दूर वोटर नहीं है। कोई बिहार का है, कोई कहीं का है,
कोई अलग-अलग कॉलोनी में रहता हूँ, मेरे वोटर नहीं है। लेकिन उसके हुँ, बावजूद मानवता के नाते हम लोगों ने कोशिश ये की है कि सबको हम ये चीज़ें पहुँचाएँ और आज भी बराबर के पैकेट वहाँ पे जा रहे हैं। और जी। इसी प्रकार से सभी के पास मेरा नंबर है, प्रशासन का हुँ, नंबर है। इवन हुँ। जो जिला प्रशासन है। ऑल हरियाणा में किसानों की मंडियों में जब जाते हैं, मंडी में मान लो किसी किसान को कोई परेशानी आ गई है, तो क्या जी। पूरे हरियाणा के लिए कोई नंबर है कि वो अपने जिला प्रशासन से या फिर किसी और हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें? नहीं, मैं समझता हूँ कि मुझे जो ऊपर कुछ अपना स्टेट का तो मुझे नंबर का कोई जानकारी नहीं है, हुँ, लेकिन जितने भी जिला प्रशासन के नंबर हैं, चाहे हुँ, वो मंडी का सेक्रेटरी है, सुपरवाइज़र है, इंस्पेक्टर है, उससे लेके डीएफएससी और डीसी साहब तक, एडी साहब तक, इन सभी के नंबर बाकायदा वहाँ पे हैं और अंकित किसी को भी किए गए समस्या आती है, हैं फ़ौरन मंडी बात में। करते हैं। हाँ जी। ओके। चलिए एक मेरे को ये जानना था कि 4000 से ज़्यादा पूरे हरियाणा में ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है, लॉकडाउन तोड़ने की वजह से। आपकी विधानसभा क्षेत्र में क्या हाल है? देखिए मेरी विधानसभा क्षेत्र में बहुत कम मुकदमे दर्ज हुए हैं, उसका कारण हुँ, ये है कि गाँवों के लोगों ने, केवल मैं अपने यहाँ की नहीं कहता, बाकी हुँ, की जगह भी गाँवों के लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा जो है ना सीरियस लिया और हुँ, उसी का कारण है कि कोरोना गाँव में एंटर नहीं कर पाया। हुँ, अ, अगर वो कहीं 2-2 4-4 लोग भी इकट्ठे बैठे गाँव में, तो हुँ, पुलिस प्रशासन ने तुरंत जाके गाँव में गाड़ियाँ गईं, जिप्सी गई, पुलिस गई, तक नहीं होने दिया। तो हुँ, इसके लिए बधाई की पात्र है जो और उसके साथ-साथ हमने जो किया, हमने उस मामले में इंटरफेयर नहीं करना उचित समझा। क्योंकि जी, ये हमारी एक विश्व की महामारी है और हुँ, जनता भी इसको बखूबी समझती है और हम भी समझते हैं। अगर हुँ, किसी का फ़ोन कहीं से आया भी कि जी मुझे यहाँ इस तरह रोक लिया है, तो हमारी हुँ, एक ही बात होती है, भई निकला क्यों घर से? ये बता। हुँ, क्या ये बात फ़ोन पे नहीं हो सकती? कभी हुँ, इक्का-दुक्का लोग हमसे मिलने भी आए तो मैंने उनको आने के बाद पहले ये क्वेश्चन किया कि तुम्हें निकलना ही नहीं चाहिए था, जब मैं फ़ोन पे अवेलेबल हूँ। आज जी, आप बिल्कुल, जैसे चंडीगढ़ से हम वीडियो कॉल करके अपना इंटरव्यू भी दे सकते हैं। जब इतनी हुँ, सुविधा है, तो क्या ज़रूरत है एक-दूसरे का जो ना सोशल डिस्टेंस खत्म करने के लिए? तो रोड पे बिल्कुल, नहीं निकले हैं, बहुत कम केस मेरे यहाँ दर्ज हुए हैं, हालाँकि फरीदाबाद में हुए हैं, पलवल में भी हुए हैं। पुलिस ने काफ़ी सख्ती भी की और उस सख्ती का परिणाम ये निकला कि हुँ, फरीदाबाद में अगर हम 1-2 स्टेशन छोड़ दें, जैसे बड़कल को छोड़ दें या हथीन की तरफ का जगह छोड़ दें, तो बाकी हुँ। का फरीदाबाद बहुत ज़्यादा सेफ जो ज़ोन माना गया है। एक मेरा ये सवाल था, कई जगह पर लोगों ने, सामाजिक संस्थाओं ने रक्तदान देना शुरू कर दिया है कि अगर मान लो इन केस ऑफ इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है, तो जो ब्लड है, ब्लड बैंक पूरा होना चाहिए। क्या आपके वहाँ पे इस तरीके का कोई कार्य किया जा रहा है सामाजिक संस्थाओं की तरफ से या आपकी तरफ से कोई लोग जागरूक किए जा रहे हैं? सामाजिक संस्थाओं ने इस महामारी में बहुत विशेष योगदान, मैं हुँ, समझता हूँ कि सीमा से भी ज़्यादा बढ़कर और वो बधाई के पात्र हैं। मैं समझता हूँ मीडिया, पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी हुँ, और आपके सभी जो सफाई कर्मी, ये बधाई के पात्र हैं और इसके साथ-साथ मैं सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र अगर मानता हूँ, तो इन जो तुम्हारे सोशल संस्था हैं, हुँ, इन लोगों ने जो एनजीओ हैं मतलब इतना आगे बढ़ कर के हिस्सा लिया है। अभी मेरे यहाँ एक 15 सेक्टर में गुरुद्वारा है। हुँ, 50-50 हज़ार लोगों का भोजन बना के उन्होंने एक-एक दिन में दिया है। हुँ, किसी को भूखा रहने नहीं दिया। तो हुँ, ब्लड की जहाँ तक बात है, जब ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो ब्लड भी इकट्ठा हो जाएगा हुँ, और किसी भी व्यक्ति ने एक पल भी ये नहीं सोचा कि मैं इसको यहाँ दे दूँगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा। जी। एक-दूसरे की तरफ हाथ बढ़ा कर के इस बुरे वक़्त से सभी को निपटने में मदद दी है एक-दूसरे ने और सारी संस्थाओं ने, जितनी भी सोशल संस्थाएँ, सब लोगों ने आगे बढ़कर काम किया है। एक मेरा सवाल है, डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन, मैं निजी तौर पे उनके काम से बहुत खुश हूँ और बहुत मुस्तैदी से वो काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से, आप लोगों की तरफ से, डॉक्टर्स के लिए, स्टाफ नर्सेज के लिए, सफाई कर्मियों के लिए, पुलिस के लिए क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है, खाने-पीने से लेकर, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने को लेकर या उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था आप लोगों की तरफ से की जा रही है? नहीं, देखिए अगर आप कहें कि मेरी पर्सनल वजह से कुछ है, हुँ, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो भी केवल लोगों के लिए लगे हुए हैं और हम भी लोगों के लिए लगे हुए हैं। हम बिल्कुल। तो उनके साथ ही काम करने वालों में आते हैं और हुँ, आप समझिए कि अगर हम ही इम्यूनिटी सिस्टम ढूँढने लगेंगे तो फिर और लोगों को क्या देगा? तो हुँ, ये चीज़ तो हम खुद ही पैदा कर रहे हैं और चाहे हमें इवन जहाँ तनख्वाह की बात है, हमने हुँ, अपनी तनख्वाह भी हमने तो इतना तक कह दिया था कि अगर हमें महीने 2 महीने बिल्कुल भी तनख्वाह ना मिले तो भी काम चल जाएगा क्योंकि हुँ, हमें इस समय कि प्रदेश के लिए लड़ाई लड़नी है, प्रदेश के लोगों के लिए लड़ाई लड़नी है। क्योंकि सरकार के नाते और प्रशासन के नाते
विधायक होने के नाते हमारा फर्ज यही बनता है कि पहले हम लोगों के लिए देखें, उसके बाद अपना परिवार देखेंगे। तो इन्होंने भी बगैर किसी उसके मोटिव के, बल्कि सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सभी के जो पैसा, जब तक ये कोरोना में है और कोरोना से बाद भी जिस तरह इन्होंने काम किया है कोरोना से पहले, हम्म, तो सभी की सैलरी को जैसे डबल करने का या डेढ़ गुना करने का या कुछ ना कुछ इनको इस तरह एक्स्ट्रा देने का किया है। लेकिन सच्चाई ये है देवेंद्र जी कि जो काम पुलिस ने, मीडिया ने, अब आप ये कहोगे कि मीडिया को तो कुछ मिला ही नहीं, मीडिया को कौन क्या दे रहा है? चलिए बिल्कुल। पुलिसकर्मियों को मिल जाएगा, एक हम्म, पल के लिए मैं कहूँ। तो हम्म, मैं ये कहता हूँ कि पैसे से या सैलरी से इस चीज़ की पूर्ति हो ही नहीं सकती, जो काम बिल्कुल। मीडिया ने, पुलिस ने, और पहली बार पुलिस का इतना साफ-सुथरा चेहरा इस हम्म, महामारी में देखने को मिला है, मैं कहूँ बिल्कुल। कि इसका जवाब नहीं है। डॉक्टर्स का कोई जवाब नहीं है, नर्सेज़ का कोई जवाब नहीं है, और हम्म, जितनी भी संस्थाएँ हैं सोशल, उनका भी कोई जवाब नहीं है। मैं हम्म, कहता हूँ कि मैं कई बार मीडिया कर्मियों से कहता था, अभी के पीछे मैंने एक आध बार इंटरव्यू भी नहीं दिया। मैंने कहा भाई अब हम्म, लोग, आप लोग घर बैठ जाओ, घर से कोई खबर-खबर बनानी है दे दो। लेकिन हम्म, मीडिया कर्मियों ने इतनी महामारी के चलते एक दिन भी अपने आप को घर पे नहीं रोक पाए, और हम्म, आए दिन वो, अगर मान लीजिए कि इससे जागरूक ना करते, तो आप हम्म, समझते कि मीडिया की कितनी बड़ी ज़िम्मेवारी है, अगर इससे जागरूक ना करते, तो कहीं न हम्म, कहीं ये महामारी और ज़्यादा फैल सकती थी। जो हर पल जो ना हमें चौकन्ना करती रही, हमें सचेत करती रही मीडिया, पुलिसकर्मी हमें रोकते रहे, और बहुत से लोगों को, मैं बल्कि उन लोगों की निंदा करता हूँ जो गाए-बजाए पुलिस के साथ जिन लोगों ने टकराव किया है, हम्म, या डॉक्टर्स के साथ टकराव किया है, या मीडिया कर्मियों के साथ टकराव किया है, या सुरक्षा कर्मियों के साथ, किसी भी व्यक्ति ने जो टकराव किया है, वो वाक़ई निंदा का पात्र है। ऐसी हम्म, हालात में, ऐसे वक़्त में हालात को समझते हुए आप लोगों की, पुलिस की, प्रशासन की, सबकी प्रशंसा करनी चाहिए, और अगर प्रशंसा भी नहीं कर सकते, तो कम से कम आप लोगों को परेशान करने का किसी को अधिकार नहीं है। मैं ये मानता हूँ। जी, नैनपाल रावत जी, आपने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। नमस्कार भाई साहब।